तो अब तक हमने कृष्णमूर्ति पद्धति की एडवांस्ड लेवल की टेक्निक सीखी और जिस तरह से कि हम हर क्लास में क्लास शुरू होने के समय अब तक पूछते आए कि कल जो हमने आपको पढ़ाया, जो आपको सिखाया, वो आपको समझ में आया कि नहीं। तो आप दूसरे दिन जो भी आपकी क्वेरीज होती, नहीं समझ में आया, जो जो बातें आपको नहीं समझ में आई, वो सब आप लोगों ने पूछी और उसे ठीक से समझ कर लिया। उसके बाद जो है हमने अगला कदम बढ़ाया, नेक्स्ट स्टेप हमने उसके बाद लिया और उसके आगे की जानकारी आपको दी, नेक्स्ट स्टेप की प्रोसीजर सिखाई। और वो क्लास खत्म होने के पहले भी आपसे ये पूछा गया था कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। और उस लेवल पर भी आपने जब जब पूछा, बताया कि हमें समझ में आया या नहीं आया, तो आपको दोबारा से यानी फिर से एक्सप्लेन किया गया और अगले दिन फिर पूछा गया। तो उस हिसाब से एक एक क्लास में आपसे दो दो तीन तीन बार जब पूछा जाता है और आपकी जो जो क्वेरीज है वो सॉल्व की जाती है, और उसके बाद जब आपकी क्वेरीज नहीं आती तो हमें खातरी हो जाती है कि आपको जो जो पढ़ाया गया ये सब बातें आपको समझ में आ चुकी है। तो एडवांस केपी एस्ट्रोलॉजी की जो जो जानकारियां थी वो तो आपके सामने हमने सारी टेक्निक्स जो है वो रख दी। अब आज से हम कृष्णमूर्ति पद्धति में प्रश्न एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जो कैमराज हैं वो प्लीज उसे ऑन कर लें, और ताकि हमें भी समझ में आए कि आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या बात है। अब प्रश्न कुंडली कब बनानी है, कब देखनी है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आ गया और उसने अपना प्रश्न पूछा और आपने सीधा उससे प्रश्न कुंडली मतलब उसकी बना ली और आपने क्या समस्या है, कैसे हल होगी, आपने देख लिया, ऐसे नहीं होता है। नॉर्मली तो हर एक का जन्म समय मालूम होता है, बल्कि लोगों के पास कुंडलियां भी होती है, लेकिन जनरली एस्ट्रोलॉजर्स उस कुंडली पर रिलाई नहीं करते हैं। वो उनसे डेटा लेकर के, क्लाइंट से या जो प्रश्न करता है उससे डेटा लेकर के, और वो अपने जो रिलायबल सॉफ्टवेयर होगा उनके पास, उसमें वो डेटा फीड करके कुंडली बना लेते हैं और उसमें वो देखते हैं सारी जानकारी। यानी कोई भी व्यक्ति अगर आ जाए और सीधे प्रश्न करे, अपनी समस्या बताए, तो अपने प्रश्न कुंडली जो शास्त्र है उसका उपयोग नहीं करना है, उसे उपयोग में नहीं लाना है। ये बहुत ही सिंपल बात आपको हम सबसे पहले बता रहे हैं। कृष्ण कुंडली का उपयोग का विषय कब उठता है, कब ये जरूरी होता है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जब सामने वाले का जो डेटा है वो बीटीआर करके यानी बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करके भी अगर उसके पिछले इवेंट मैच नहीं हो पा रहे हैं, या उसका डेटा ही नहीं है, या जो डेटा है वो बिल्कुल गलत है और बीटीआर करके वो सवाल नहीं हो रहा है विषय, यानी पास्ट इंसिडेंट्स अगर टैली नहीं हो रहे तो फ्यूचर के टैली होने का सवाल नहीं है। तो सिर्फ ऐसे परिस्थिति में जब कोई ऑल्टरनेटिव ना हो तो हम प्रश्न सिस्टम का उपयोग करते हैं, वो टेक्निक्स का उपयोग करते हैं। उसमें भी बहुत ही संभाल संभाल के काम किया जाना चाहिए। अब आप पूछेंगे संभाल के या नहीं। कई बार ऐसे होता है कि जो जातक का प्रश्न है, जो प्रश्नकर्ता अपनी समस्या बता रहा है, वो उस प्रश्न कुंडली से टैली नहीं होती। अब आप पूछेंगे क्यों टैली नहीं होती। क्योंकि एक जनरल मान्यता, एक रूल है, एक ऑब्जर्वेशन है कि उस समय जब वो चंद्र कुंडली बनाई जा रही है, यानी चंद्र कुंडली के अंदर जो चंद्र की पोजीशन है वो कहीं ना कहीं उस हाउस से कनेक्टेड होनी चाहिए, या चंद्र फिर उस हाउस में होना चाहिए जिस विषय का प्रश्न इस जातक के मन में है, ये पूछने आया है। आप सभी लोगों को समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं। इट इज वेरी नेसेसरी। उसके सिवा तो
कोई संबंध नहीं बनता। फर्स्ट हाउस और मून ये दोनों में से आपको, यानी फर्स्ट का राशि लॉर्ड हो या फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड हो, या उसका कनेक्शन मिलेगा या मून का कनेक्शन मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या है, उस समय पर अगर आप उसी कुंडली होते हुए भी अगर आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं और वो सच में अग्रीव्ड है, अफेक्टेड है, उसके मन को लगी हुई, उसके दिमाग में जो बोलते हैं ना बैठी हुई बात है, बहुत ज्यादा वो टेंस्ड है, तो डेफिनेटली ये सब कनेक्शन आपको मिलेंगे। ये 100% है। अगर उस व्यक्ति को अफेक्ट ही नहीं हुआ है, उसे टेंशन ही नहीं है उसका, सिर्फ जानने के लिए अगर कोई व्यक्ति आया तो ये कनेक्शन आपको नहीं मिलेंगे। ऐसे समय पर डिवाइन गाइडेंस का को एक्सपेक्ट करना ये अपने आप में मूर्खता होगी। भगवान किसे मदद करते हैं? जो त्रस्त होता है, जिसे तकलीफ होती है, जो सच्चे मन से भगवान से मार्गदर्शन मांगता है या डिवाइन गाइडेंस चाहता है, राइट। तो ऐसे परिस्थिति में बहुत ही सिंपल ये लॉजिक है। अब पहले तो हमें हाथ से पेन से प्रश्न कुंडली बनानी पड़ती थी, पंचांग देख करके वगैरह सब कुछ, लेकिन आज ये सब सॉफ्टवेयर हैं तो हमें वो प्रॉब्लम नहीं होती। अब ये जो प्रश्न कुंडली है, इसे बनाने के कई तरीके हैं। पहला तरीका ये माना जाता है, बहुत सिंपल, स्ट्रेट एंड सिंपल, कि जहां कहीं आप हो प्रश्न कुंडली वहीं की बनेगी। भले प्रश्नकर्ता ने आपको दिल्ली से फोन किया है कि दुबई से फोन किया है, अमेरिका से फोन किया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न कुंडली उसी जगह की बनेगी जहां पर एस्ट्रोलॉजर विराजमान है, सबसे पहली बात, क्योंकि प्रश्न का एनालिसिस वहीं पे किया जा रहा है। सेकंड चीज इसके अंदर बहुत सिंपल है कि एक सिंपल प्रश्न कुंडली क्या होती है कि आपको फोन आया और आपने प्रश्न कुंडली यानी अब की कुंडली, कास्ट द चार्ट फॉर नाउ, अब की कुंडली बनाई जाए, इस तरह का अपने इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर में दिया। ये बहुत ही सिंपल फंडा है। दूसरा तरीका क्या होता है कि हमने जो आपको चार्ट भेजी थी व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे क्लास के ग्रुप में, 249 कस्पल डिविजन्स यानी 249 कस्पल डिवीजन जो हैं उनकी चार्ट भेजी थी। अगर आपके सामने प्रश्नकर्ता हो, जातक हो, आपका क्लाइंट हो, तो 1 से लेकर के 249 तक की चिट्ठियां, अगर स्कूल में आपने देखा होगा कि किस तरह से वो चिट्ठी निकाली जाती है, तो उस तरह की वो फोल्ड करके चिट्ठी या टोकन्स वो एक डब्बे में होने चाहिए, 1 to 249 सभी होने चाहिए। और प्रश्नकर्ता को ये कहा जाना चाहिए कि आप 1-2 मिनट जो है शांति से बैठ जाइए, आपके प्रश्न का विचार कीजिए, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए कि आपकी वो मदद करे, और उसके बाद आप उस विषय पर फोकस करके, उस समस्या, उस प्रश्न पर फोकस करके, और आपको जैसे कि ऊपर वाला गाइड कर रहा है, आप वो एक टोकन या एक चिट्ठी निकालिए और हमें दीजिए। और वो जो चिट्ठी या वो जो टोकन होगा आपका, वो जब निकालेगा तो उसमें वो कस्पल सबलॉट का डिवीजन का नंबर आएगा, वो आप सॉफ्टवेयर में फीड इन करेंगे और उस कस्प का एक चार्ट तैयार होगा, प्रश्न कुंडली तैयार होगी, और उसमें प्लैनेट्स आपको अभी के ही बैठे हुए दिखाई देंगे। यानी जिस समय चंद्र जिस राशि में होगा, जितने डिग्रीज पे होगा, उस हिसाब से वो चार्ट आपको बना हुआ दिखाई देगा। अब वो सूर्य हो चाहे चंद्र हो, वो आपको आज के यानी जिस समय का प्रश्न है उस समय के पोजीशंस में दिखाई देंगे। और वहां पर आप बोलेंगे कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है, उस पर हम आएंगे। लेकिन एक और तरीका है, ये तो हमने आपको 249 कस्पल डिविजन्स बताए, लेकिन अगर आप सब लेवल पे जाएंगे या उससे ज्यादा, अगर आप देखोगे कि हर सब के 9 डिविजन्स हैं, हर सब लॉट के 9 डिविजन्स हैं, अगर आप वो टोटल काउंट करोगे तो 2149 डिवीजन होते हैं। लोग ज्यादा सूक्ष्म जाने के चक्कर में उसमें भी जाते हैं,
और उससे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि 249 जो कस्पल सबलॉर्ड्स है उनका उपयोग किया जाए, ताकि एट लार्ज आपका जो प्रेडिक्शन है वो सही लेवल तक, सही तरीके से सही लेवल पर आ सके। अब मान लीजिए कि किसका ये सवाल है, जातक का, प्रश्नकर्ता का, कि हम घर कब परचेज करेंगे। तो फिर से आपके वो जो कॉम्बिनेशंस हैं 4, 11, 12, आपको यही उपयोग में लाने हैं। आपका वो जो चार्ट आपने बनाया है उस चार्ट में वही चीजें आपको देखनी है जिस तरह से आप नेटल चार्ट में देखते हो। यानी 4th का कनेक्शन 11th और 12th से होना चाहिए, या 11th का कनेक्शन 4th और 12th से होना चाहिए, 12th का कनेक्शन 4th और 11th से होना चाहिए। तो आपके प्रिंसिपल्स नॉर्मली वैसे ही रहते हैं। अब इसमें क्या बातें आती हैं ये हम आपको समझाते हैं। ये तो हो गया प्रिडिक्शन की बात, लेकिन वहां पर आपको ग्रहों के जो फीचर्स हैं, जो उनके एक तरह से कहा जाए कि शनि का इन्वॉल्वमेंट, यानी देरी लगेगी, राइट। मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट हो तो काम होते होते नहीं हुआ, फिर हुआ, आगे पीछे होकर के ये काम होगा अगर वो पॉजिटिविटी दिखा रहा है तो। या फिर मंगल का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ये काम जोरों शोरों से होगा। मून का इन्वॉल्वमेंट हुआ तो ये काम जल्दी होगा, क्योंकि मून इज अ फास्ट प्लेनेट, जल्द गति का ग्रह है। सूर्य का इन्वॉल्वमेंट हुआ और वो काम का जो कनेक्शन है वो सरकार से है, गवर्नमेंट से है, पॉलिटिक्स से है, तो वो सीधा सीधा मालूम पड़ जाएगा सन के इन्वॉल्वमेंट से। तो इस तरह से है। अब ये जो सारे कनेक्शन है, ये जो तरीके हैं, ये आपके प्रैक्टिस में आपको उसी तरह से समझ में आएंगे जिस तरह से नेटल चार्ट्स के तरीके आपको अनुभव से यानी प्रैक्टिस से मिलेंगे। अब मान लीजिए कोई ग्रह वक्रीय है, संबंधित भाव, मान लीजिए किसी का शादी का सवाल है, राइट। तो 7th सबलॉर्ड अगर वक्रीय हो तो वो नेगेटिविटी एक तरह से इंडिकेट करते हैं, और अगर वो वक्रीय ग्रह के नक्षत्र में हो तो भी उसकी नेगेटिविटी इंडिकेट होती है। ओके, मतलब दैट कैन इंडिकेट डिनाइल। ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि वो जो काम है, जो विषय है, वो नहीं हो पाया। तो ये एक तरह से प्रश्न कुंडली में इंडिकेशन प्राप्त होता है, मिलता है। लेकिन प्रायोरिटी हमने देनी है किसको? नेटल चार्ट को, जो जन्म कुंडली है उसको। तो हमने आपको पहले तो ये समझाया बहुत ही सिंपल तरीके से कि आपको प्रश्न कुंडली की आवश्यकता कब लगती है। या तो उस व्यक्ति का जन्म के डिटेल्स नहीं मालूम हो, या फिर जो डिटेल्स हैं वो मैच नहीं हो रहे और बट टाइम रेक्टिफिकेशन हो नहीं पा रहा है, कॉम्प्लिकेशन हैं, वो मैच नहीं हो पा रहा। वो जो बता रहे हैं कि 1 घंटे का फर्क होना चाहिए आगे पीछे जो डेटा है उसमें, और अगर वो 1 घंटे में आपने सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिए और फिर भी वो मैच नहीं हो पा रहा है, यानी बाकी के जो उनके लाइफ के इंसिडेंट्स है वो मैच नहीं हो पा रहे दशा अंतरदशा से, तो ऐसे हालत में आपके पास कोई स्कोप, कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है प्रश्न कुंडली को बनाने के सिवा। दूसरी बात कि मान लीजिए कि किसी कुंडली बराबर है, लेकिन वहां पर एक के बजाय 3 या 4 ग्रहों का ज्यादा डीप या इंटेंस इन्वॉल्वमेंट है और आपको प्रेडिक्शन देने के लिए कठिनाई आ रही है, तो ऐसे परिस्थिति में आप क्या करेंगे? प्रश्न कुंडली ये सिर्फ उस प्रश्न तक लिमिटेड होती है, राइट। तो आप ऐसे परिस्थिति में भी प्रश्न कुंडली का उपयोग कर सकते हैं।
ऐसी जो पूरी परिस्थिति है, वो जब आपको समझ में आए कि ये बिल्कुल ही इसमें 3-4 ग्रह का ज्यादा इंटेंस इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या एक कंजंक्शन में 2 या 3 ग्रह घुसे हुए हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है विषय, तो ऐसे हालत में आप प्रश्न कुंडली का उपयोग कर सकते हो। उसमें आपको उस प्रश्न तक सीमित प्रिडिक्शन करने में आसानी होगी। यानी कि एक तरीके से यह कहा जा सकता है कि अगर नेटल चार्ट में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे 2-4 ग्रहों के कंजंक्शन या इन्वॉल्वमेंट के वजह से, तो आप सिर्फ उस प्रश्न तक लिमिटेड कंफर्मेशन आप प्रश्न कुंडली से भी ले सकते हो। अब आप बोलेंगे कि अगर जातक के पास 2 प्रश्न हो, 3 प्रश्न लेकर के आए हो तो, और उसके पास बर्थ डेटा ना हो या बर्थ डेटा गलत हो, तो आप जितना ज्यादा प्रश्न एक प्रश्न कुंडली से आप निकालने की कोशिश करोगे, उतना ही वो इनअक्यूरेट होगा, आपको उसका प्रेडिक्शन सही नहीं मिल पाएगा, आप कर भी नहीं पाओगे, आप जो करने जाओगे वो गलत जाएगा। तो एक प्रश्न के लिए एक प्रश्न कुंडली, क्योंकि वो प्रश्न कुंडली उस विषय तक, उस प्रश्न तक सीमित है, और फिर 10 मिनट में 15 मिनट में आप बोलोगे कि दूसरा प्रश्न नहीं, दूसरा प्रश्न फिर कभी। जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही प्रश्न कुंडली में आपने लेना है। अब प्रश्न कई प्रकार के होते हैं। प्रश्न शादी का हो सकता है, प्रश्न डिवोर्स का हो सकता है, प्रश्न परचेज ऑफ हाउस का हो सकता है, प्रश्न प्रोफेशन के विषय में हो सकता है कि क्या मेरी नौकरी छूट जाएगी, या क्या मुझे नौकरी मिलेगी, मेरी जॉब लगेगी, या फिर क्या मैं इस तरह का बिजनेस कर सकता हूं। ठीक है, इस तरह की परिस्थितियां भी आती हैं। अब एक व्यक्ति के पास कई ऑप्शंस होते हैं बिजनेस करने के। मान लीजिए कि उसका नेटल चार्ट बिजनेस दिखा रहा है, उतना क्लियर है, किस तरह का बिजनेस करे ये आपके समझ में नहीं आ रहा, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, ज्यादा ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है, राइट। तो इस तरह से भी किया जाता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं कपड़े का रिटेल का बिजनेस करूं, कपड़े का होलसेल का बिजनेस करूं, मेरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुरू करूं, क्योंकि उस फील्ड में मेरे अच्छे अनुभव और अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, या फिर मैं न्यूज मीडिया के सेक्टर की कुछ एजेंसी खोल दूं, या फिर क्योंकि मुझे जीवन में पहले आरटीओ के अंदर यानी व्हीकल इंडस्ट्री में भी काम करने का अनुभव प्राप्त हुआ है, मैंने कभी एक आरटीओ एजेंट का काम किया हुआ है, क्या वो कर लूं, तो उसके सामने 4-5 ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो ऐसे समय पे भी आप प्रश्न कुंडली का इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसमें भी 2 तरीके हैं। एक तो आप एक ही प्रश्न कुंडली बना करके और उसमें से आप देखें कि जो ग्रह हैं उनके जो कारकत्व हैं कंसर्न हाउसेस के साथ लिंक हो रहे नहीं हो रहे, कौन से ग्रह इन्वॉल्व है, कौन सी राशियां इन्वॉल्व है, उस हिसाब से आप बिजनेस रिकमेंड कर सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि वो जो मान लीजिए उनके पास 3 ऑप्शन है, तो 3 इसके सोच करके उसने 3 नंबर निकाले और अपने 3 चार्ट बनाए अलग अलग कसपल नंबर के, और उस हर चार्ट में आपको दिखाई देगा कि कौन सा ऐसा बिजनेस है, यानी एक नंबर यानी एक बिजनेस, राइट। वो बताएगा कि ये बिजनेस के लिए ये नंबर है। तो आप जब उसका चार्ट लगाएंगे, दूसरा और तीसरा चार्ट लगाएंगे, तो आपको मालूम होगा किस बिजनेस के लिए उसने वो नंबर लिया है, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आप क्या करते हो, आप सेकंड और 11th का कनेक्शन वो बिजनेस से देखते हो, जिसमें ज्यादा
धन लाभ दिखाई देता है, यानी उसके लिए प्रोस्पेरिटी, उसका वेलबींग, वो बिजनेस आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। ऑलराइट, तो आपको ये जो प्रश्न के बेसिक सिस्टम्स हैं, ये हमने अभी आपको जानकारी दी। यहां तक आपके पास अगर कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो आप हमारे से पूछ सकते हैं। मेहरबानी करके अपने अपने कैमराज ऑन कर लीजिए। सर, जो आपने लास्ट में बोला कि अलग अलग कर्व के अलग अलग चार्ट आप बनाओगे, उसमें से हम लोग रिकमेंड करेंगे कि कौन सा बिजनेस क्या करना चाहिए। मतलब उसमें जब जो अगर दो कोई कॉमन आ गए तो वैसे रिकमेंड करना होगा या कैसे करना होगा सर? हमने अभी जो आपको बताया वो बहुत ही सिंपल बात बताई। हमने कहा कि मान लीजिए उसके बाद 2 या 3 ऑप्शन है, ठीक है? तो उन्होंने जो 3 चार्ट यानी 3 कस्पल नंबर निकाले, तो 3 चार्ट बने। अब उसमें से ऐसा कौन सा चार्ट है जहां पर सेकंड और 11 का बलवान कार्यज की दशा महादशा अंतरदशा चल रही हो, या सेकंड और 11 से फेवरेबल कनेक्शन हो, तो उस व्यवसाय में उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा इनकम होने की संभावना है। तो उस क्षेत्र का प्रोफेशन आप रिकमेंड करेंगे। अब ये प्रोफेशन पे ही सिर्फ लिमिटेड नहीं रहता, ये जॉब पे भी हो सकता है कि आदमी को 3 प्रकार के इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो और उसमें वो बोले कि मैं कौन से सेक्टर में जाऊं। ओके सर। राइट, एनी अदर क्वेरीज? किसी का और कोई सवाल? सर हेलो, मेरे को हाँ जी, हाँ पूछिए ना। आप तो पूछे ही नहीं तो मैं तो हैरान हो गया कि आप हो कि नहीं आज की क्लास में। बोलिए। सर ये आपने सीएसएल के चार्ट बोले ना, कस्प सब राइट, लॉर्ड के, वो कैसे बनाएंगे? वो टाइम का गोचर कुंडली बना के या किस तरह से बनाना है? आप देरी से ज्वाइन हुए हो क्या? नहीं, ज्वाइन तो बराबर, लेकिन लिखने में मेरा ध्यान थोड़ा सा चूक गया था, लिख रही थी तो। हमने ये बताया कि वो व्यक्ति जो कस्पल सबलॉर्ड या कस्पल डिवीजन का जो नंबर निकाल के देगा, आपने वो नंबर फीड किया सॉफ्टवेयर में, तो आपको प्रश्न कुंडली उस कस्पल सबलॉर्ड के लग्न की आ जाएगी। यानी वो कस्पल डिवीजन जो है वो लग्न का कस्प बन के आपके सामने कुंडली आ जाएगी। और ग्रह उस समय प्रश्न के समय जिस जिस राशि में जिस जिस डिग्री पर है वो उसी तरीके से आपके सामने आ जाएगी। सर ये ऐप में ऑटोमेटिक होता है? ये ऐप में भी होता होगा और सॉफ्टवेयर में भी होता है। सर मैंने बोलिए। मेरा सर कहना ये है, 1 मिनट मेरा, सॉरी सर फॉर इंटरप्शन। मैं ये कह रहा हूँ 1 to 249 के आपके बीच में आपको अलग अलग नंबर देने होंगे, तब उसके चार्ट अलग अलग बनेंगे। एम आई राइट सर? दैट इज व्हाट आई हैव सेड, हमने वही बताया है ऑलरेडी। हाँ, तो वो जब आप जो भी, अगर मान लीजिए सपोज आप 100 देती हैं, 120 भगवान को, जिसको भी भगवान को मानती हैं उसका नाम लेके आप अपनी जो भी प्रश्न है उससे संबंधित एक वो संख्या दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, और उसका चार्ट बन जाएगा। उसका ऑप्शन रहता है उसमें आपके सॉफ्टवेयर में। अरुण जी, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग उनके पास जाने वाली है, उनको दोबारा ये वीडियो देखने मिलेगा। हाँ बोलिए, और कोई सवाल, कोई प्रश्न? नहीं है? ठीक है, तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। किसी की क्वेरी हो तो अभी पूछ ले, वरना आगे जाने के बाद फिर 4 कदम पीछे। नहीं, बढ़िया सर, बढ़िया, आगे बढ़िए। हाँ, अभी हम आपको एक और टेक्निक बताते हैं जो कृष्णमूर्ति गुरुजी ने हमें बताई है, वो लिख करके गए हैं। ये प्रश्न एस्ट्रोलॉजी से ही संबंधित है। 2 टेक्निक्स है, ठीक है? और ये दोनों सिर्फ तब उपयोग में लाने हैं जब आपके पास ज्यादा समय नहीं हो कुंडली बनाने का, लैपटॉप खोल के डेटा फीड करने का, ठीक है? आपके पास सिर्फ पंचांग हो और आपको, यदि एस्ट्रोलॉजर के बारे में तो नॉर्मली ये मान्यता है
उनके लाइफस्टाइल की सुबह सुबह वो पंचांग देख लेते हैं कि आज कौन सा ग्रह कहाँ पर है, कौन से राशि में है, और कितने बजे से कितने बजे तक कौन से राशि का उदय होता होगा उसका अंदाजा। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक कृष्णमूर्ति का पंचांग है आपके जेब में, आपके मोबाइल में, जो भी है, और कौन सी राशि कितना समय लगाती है उदय होने में, क्योंकि 1.5 घंटे से 3.5 घंटे तक का उदय का समय होता है। अगर आप देखोगे तो एट एन एवरेज हम 2 घंटे गिनते हैं, राइट। तो कौन से राशि का ज्यादा समय लगता है, कौन से राशि का कम समय लगता है, तो कौन सी राशियां कब उदय हो रही है उसका अंदाजा आपको होना जरूरी है। ऐसे परिस्थिति में आप इन टेक्निक्स का उपयोग कर सकते हो, यानी बिना ज्यादा झंझट के, ज्यादा एक्यूरेसी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सब कुछ होते हुए, लैपटॉप, मोबाइल, सॉफ्टवेयर होते हुए, समय होते हुए आप इन टेक्निक्स पर आ जाओ, नहीं, फिर आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अब वो टेक्निक्स क्या है कि मान लीजिए, क्योंकि हम पुणे में भी रहे हैं, तो पुणे में हमने ऑब्जर्व किया था, एक दौर ऐसा था, मतलब ये हम आपको बात बता रहे हैं 2003 से लेकर के 2007 या 8 तक की। और उस समय ऐसा होता था कि वहां पर एक भार नियमन करके सिस्टम कहा जाता था। भार नियमन यानी क्या? लोड शेडिंग। इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ किया जाता था 2 घंटों के लिए, लोड घटाने के लिए, क्योंकि ग्रिड के ऊपर जो लोड है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई क्रम में लोग खींचने वाले ज्यादा है, यूज करने वाले। तो उसमें वो लोग मान लीजिए मंडे को दोपहर के 2 से 4 बंद करते थे। अब वो समर सीजन हो, रेनी सीजन हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है। और ट्यूसडे को मान लीजिए कि उनका शाम को दोपहर को 4 से 6 हो, इस तरह का एक फिक्स टाइमिंग उनका टाइम टेबल बना हुआ था। जिस तरह से क्लास का कैसे होता है, बच्चों के क्लास का, कि इतने बजे से इतने बजे तक इस सब्जेक्ट का पीरियड होगा, राइट। तो उस तरह से उनका एक एक दिन का एक एक समय फिक्स होता था, 2 घंटे 1.5 घंटे का, जो भी। लेकिन अगर ये शेड्यूल के व्यतिरिक्त, इस शेड्यूल के सिवा अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिस्टर्ब हुआ, यानी बंद हुआ, विदाउट शेड्यूल, ऑफ शेड्यूल पावर सप्लाई कट, तो आप कैसे पता करोगे? तो ये भी प्रश्न सिस्टम का एक हिस्सा है। आप एलएसआरडी लोगे, लग्न राशि, मून का स्टार लॉर्ड, यानी मून की राशि, और डे लॉर्ड। साथ ही साथ अगर असेंडेंट में, यानी लग्न राशि में कोई ग्रह हो, तो उसे भी हम इंक्लूड करेंगे। अगर मूल के राशि में कोई ग्रह हो तो उसे भी इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरह से 4 प्लैनेट तो आ ही जाते हैं, एक आध 2 कभी एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं। और आपका प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कब शुरू होगा, ये आपका प्रश्न है। आपको न वहां लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, न मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जब लिख रहे हैं तब आप, घड़ी तो आपके पास है, आपने समय देखा, आपने पंचांग में समय देखा कि इस इतने बज के इतने मिनट को ग्रह कहाँ कहाँ है, एक अंदाजा आपको आ जाता है, आपने वो नोट डाउन कर दिया। और उसके बाद में आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि उस कॉम्बिनेशन, ये जो 4 ग्रह हैं, मान लीजिए सूर्य 2 बार आ गया है उसके अंदर, तो सूर्य का इन्वॉल्वमेंट नेसेसरी होगा, हम जो टेक्निक बता रहे हैं उसमें, कि इन ग्रहों की राशि, यानी ये 3 ग्रहों में से एक की राशि का उदय होता हो, दूसरे का नक्षत्र, और तीसरे का सबलॉर्ड। अब वो कितने बज के कितने मिनट को हो रहा है, ये आपने निकालना है। और उसी समय आपकी लाइट आएगी, यानी मान लीजिए एक जो सब डिवीजन जो आपको मिल रहा है, वो मिल रहा है, एक मान के चलिए कि एक 10 मिनट का, ठीक है, 10 मिनट उसे या 5 मिनट उसको राइज होने को लग रहे हैं, तो आप उसका सेंटर पॉइंट पकड़ेंगे। 5 मिनट का अगर वो राइज होने को, या उसको जो भी समय लगेगा, 4 मिनट लगेगा, मानिए 1 डिग्री को 4 मिनट लगते हैं, तो ये 12 मिनट तो हो ही सकता है एट एन एवरेज। तो वो जो 6वां मिनट है वो आप पकड़ोगे, या 5वां मिनट, जो भी होगा एवरेज, उतने बज के उतने मिनट को लाइट आएगी, यानी उसमें 1 या 2 मिनट आगे पीछे ही होगा आपका जजमेंट।
अगर गलत भी हुआ तो। अब इस रूलिंग प्लैनेट्स में मर्क्यूरी का अगर इन्वॉल्वमेंट आ जाए तो आप समझ लो कि लाइट जो है, इलेक्ट्रिक सप्लाई शुरू होगा, बंद होगा, शुरू होगा, बंद होगा। ये एक तरीका। दूसरा, इसके अंदर अगर शनि का इन्वॉल्वमेंट हो जाए और शनि बलवान स्टेज पर दिखाई दे टॉप 3 में, या 2 बार शनि आ जाए, तो लाइट देरी से आएगी। ऑलराइट। तो इस तरह से ये ग्रहों के जो कारकत्व है, ये हमें कंसीडरेशन में लेने हैं। अब ये समय, ये विषय सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है कि बिजली का सप्लाई डिस्कनेक्ट हुआ है, कब शुरू होगी। कभी कभी ऐसे होता है कि भाई हाँ हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं, बताया तो था कि शुक्रवार को आएंगे, लेकिन सुबह से हमें बेचैनी हो रही कि भैया कब वो आएंगे, तो फिर हमें भी काम है अपने, वो आके जाए तो फिर हम जाएं, हमारा भी इंपॉर्टेंट काम है। तो जब चल विचल व्यक्ति होने लगता है, वो प्रॉब्लम यानी उसे जो लगने लगता है खुद का, तो उस समय भी वो देखा जा सकता है कि भैया ये कितने बज के कितने मिनट तक आएंगे, वो भी आपको मालूम हो जाएगा। आपने देखा होगा कई बार कि जब बच्चों के रिजल्ट आते हैं स्कूल से, तो वो विचलित रहते हैं, भाई पोस्टमैन आया, पोस्टमैन आया, पोस्टमैन का इंतजार करते हैं, सुबह आएगा, दोपहर को आएगा या शाम को आएगा, हमें कब मिलेगा रिजल्ट, तो वो भी उसमें अंदाजा लग जाता है। यानी ये प्रॉब्लम्स बहुत सिंपल हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति से, ये टेक्निक से, ये प्रश्न सिस्टम से कृष्णमूर्ति पद्धति के काफी सारी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो ये हमने आपको बताया कि किस तरह से जो राशि का उदय हो रहा है, उसके जो राशि लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड है और सब लॉर्ड है, उस पर हम कैसे पहुंचेंगे, वो कितने बज के कितने मिनट को राइज होगा तो मालूम होगा। अब मान लीजिए शनि का बहुत पावरफुल इन्वॉल्वमेंट है, तो आप क्या करोगे उसमें? आपको सीधा दिखाई देगा कि अगले 2 राशि लॉर्ड जो राशियां उदय होने वाली है वो इसमें है ही नहीं, और शनि है तो मतलब ये देरी से होगा, तो 4 घंटे तो कुछ होता नहीं अभी, अब देर है, तो आपको अंदाजा आ जाएगा। ठीक है। अब हम आपको एक और टेक्निक बताते हैं। अब ये भी बहुत प्लेन और सिंपल टेक्निक है, और ये भी तभी उपयोग में लानी है जब आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं हो। अब मान लीजिए कि आपके रिश्तेदार ट्रेन से आने वाले हैं और आपको उन्हें रिसीव करने के लिए जाना बेहद जरूरी है, आपके पास समय भी नहीं है, आपका उनका मोबाइल कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा है, कोई आपको अंदाजा नहीं है कि वो कौन से डब्बे में होंगे, तो आप क्या पूरी ट्रेन छान मारोगे, पूरा प्लेटफॉर्म? तो आप वहां पर एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी का उपयोग करोगे। अब आप पूछोगे एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी क्या, ये नया फंडा है? बहुत ही सिंपल फंडा है। आपने जो LSRD निकाले, उनके अंक जोड़ने हैं। अब आप बोलेंगे उनके अंक कैसे? जो नॉर्मल न्यूमरोलॉजी में अंक बताए गए वो बिल्कुल नहीं। बहुत ही प्लेन एंड सिंपल तरीका है। जैसे शुक्र की 2 राशियां हैं, आप लोग बताइए कौन सी राशि है? कोई बता सकता है हमें? सर 2 और 7। 2 और 7 आप अगर वीनस रूलिंग में आया है तो वीनस के सामने आप टोटल लिखोगे 9। सूर्य आया है तो 5, चंद्र आया है तो 4, राइट? गुरु आया तो आप क्या लिखोगे? सर कोई बता सकता है? 21 और 12 21 कितना हुआ? 21। यस सर। शनि 21 राइट। आप जब सब इसका टोटल करोगे तो आपको पूरा टोटल मिलेगा 4 या 5 ग्रह जो भी आपके LSRD में है, राइट? अब आप क्या करोगे? इंजन के पीछे कितने डब्बे होते हैं जनरल ट्रेन में? ये तो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा।
कि भाई हर ट्रेन में मिनिमम 12 डब्बे होते हैं या मैक्सिमम 12 डब्बे होते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपको आंसर आया 36। राहु केतु के लिए क्या करेंगे? राहु केतु जिस राशि में है, उसी राशि लड़का काम करते हैं ना, वही वही फिगर आप लेंगे ना, वही अंक आप लेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 36 आया या 35 आया, तो रिमाइंडर क्या हो गया? अगर आपने 12 के हिसाब से अगर आपने डिवीजन किया, आपको 11 बच गए, तो 11वां डब्बा 11th कंपार्टमेंट, राइट। और अगर आपको 36 नंबर आया तो लास्ट कंपार्टमेंट, 37 आया तो फर्स्ट कंपार्टमेंट। 37 हम एक सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं, वो अंक कुछ भी आपको आ सकता है टोटल करके, उस समय के वो जो प्लैनेट्स है वो हिसाब से, लेकिन ये एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी है केपी में। सर 37 मतलब 3 + 7 1 आया, इसीलिए पहला। आपका टोटल 37 हुआ अगर सभी ग्रहों का मिला के, तो आप Yes, 12 से उसको डिवाइड वापस करोगे तो बचा एक, तो यानी पहला डब्बा रिमाइंडर फर्स्ट रिमाइंडर कंपार्टमेंट, राइट। अच्छा अच्छा। तो ये भी टेक्निक उपयोग में लाई गई है, और इसकी भी प्रचिति यानी इससे भी रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं, इस सिस्टम को भी माना जाता है। अब इसमें आपको तो किसी चीज की जरूरत नहीं है देखने की, एलएसआरटी जहां पर आ गया, आपके पास पंचांग है। पहले तो हार्ड कॉपी होनी जरूरी होती थी, अभी तो सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल में ही रहती है, और मोबाइल तो हर जगह अपने साथ रहता है। बल्कि हमने तो आपको 2022 और 23 का भी पंचांग भेजा हुआ है ग्रुप, तो आप उस चीज का उपयोग उस तरह से भी कर सकते हैं। अभी आप बोलोगे उस पंचांग में कैसे देखा जाए कि कौन सी डिग्री राइज हो रही है? वहां पर एट लार्ज जहां का वो पंचांग, मतलब वैसे तो वो टाइमिंग तो पूरे इंडिया के वही रहेंगे ग्रहों के, लेकिन राइजिंग साइन का फर्क पड़ेगा, आपका जो लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड होगा उस हिसाब से। और उसमें आपको ये अंदाजा आ जाएगा कि आप जहां पर हो वहां पर जो सनराइज का समय है, तो उस समय सन कितने डिग्रीज पर है, तो उसके बाद इतने घंटे हो चुके हैं, तो कौन सी डिग्री से कौन सी डिग्री तक कौन सी साइन राइज हो चुकी होगी, ये तो आपको मालूम हो जाएगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। वैसे कृष्णमूर्ति पंचांग एक अलग आता है, उसमें पुणे, जो महाराष्ट्र में पुणे शहर है, वहां के जो राइजिंग डिग्रीज है वो दिए हुए रहते हैं। उस पंचांग का जो एक फोटोग्राफ है आपको हम भेज देंगे, आप वहां से मंगा भी सकते हो ऑनलाइन, यानी बाय पोस्ट पेमेंट करके। और अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा तो वो भी आप ले सकते हो, और उसमें आपको एडवांटेज सिर्फ ये होगा कि पुणे से आपका कितना टाइम डिफरेंस है, एलएमटी लोकल मिड टाइम के हिसाब से कितनी डिग्रीज आप आगे हो या पीछे हो, उतने मिनट आप आगे पीछे करोगे तो आपको आपके उस 15 दिनों का, यानी 24 पेजेस हैं वहां पे 12 महीनों के, तो किस समय कौन सी डिग्री राइज होती है, कौन से राशि शुरू होती है, और फिर अगली राशि कितने बजे शुरू होती है, तो उससे आपको आसानी होगी वो कैलकुलेट करने के लिए कि अभी ये समय हुआ है, ये राशि शुरू हुई थी इतने इतने मिनट पहले, ये राशि एट एवरेज इतना समय राइज हो रही है, तो अब कौन सी डिग्री शुरू होगी उस राशि की, या कौन सी राशि का उदय हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं। ये टेक्निक्स के बारे में आप सबको सब कुछ समझ में आ गया कि आपके किसी के कोई क्वेरीज हैं? वहां तो देते ही हैं, वहां इनके आदमी रहते हैं। सर ये राइजिंग सन के बारे में कुछ थोड़ा सा आप एग्जांपल बताएंगे प्लीज? राइजिंग सन जो अभी आपने डिस्कस किया ना लास्ट में सर। सर ये वाला सेम आपको मेरा
कोई क्वेश्चन है? आपको हमने जो एफिमेरिस डाला है पंचांग आपके ग्रुप में जो हमने पोस्ट किया है, अगर आप पढ़ोगे तो उसमें रोज का जो है ना सनराइज और मूनराइज का टाइम है, सनसेट मूनसेट का टाइम है। क्या आपने पढ़ा है उसे? हाँ जी, आप पढ़ लीजिए तो आपको समय मिल जाएगा सनराइज और मूनराइज का, सनसेट और मूनसेट का। और ये हमने पहले 2 क्लासेस में भी इसकी जानकारी दी थी, आई थिंक, या शायद तीसरे क्लास में, कि सन भी किसी पर्टिकुलर डिग्री पे होता है, मून भी किसी पर्टिकुलर डिग्री पे होता है। वो डिग्री जब राइज होगी तो मून राइज होगा या सनराइज होगा। एग्जाम्पल के लिए अभी जो हमारा आज का पंचांग था 23rd का, तो ले लें, हमारे मोबाइल में है उसके बारे में, तो वो देख लें एस्ट्रोसिस से। बिल्कुल सर वो एक बार डिस्कस कर लें प्लीज, आप करेंगे प्लीज? अब हम आपके साथ वो जो पंचांग है वो अभी ऑनलाइन शेयर करते हैं, आप देख सकते हैं उसे। सर वो एक बार उससे क्लैरिफाई हो जाएगा सर प्लीज। हमने कल भी दिखाया था वो। सर वो एस्ट्रोसेज में है। नहीं एस्ट्रोसेज की नहीं, हमने तो पीडीएफ दिया ही है ना ग्रुप में। हाँ वो केपी पंचांग की बात कर रहे हैं 22 हाँ वाला। जी, हाँ। वो तो हमने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सर आप बताइए क्या निकालना है, आप बताइए सर क्या निकालें, क्या चीज ये निकालें? देखिए, आपको दिखाई दे रहा है? नहीं अभी अब आ रहा है, अभी घूम रहा है गोला, अब आएगा सर। हाँ 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 आ सर गया? 23 का, हाँ ये वाला 23 का आपने किया था केपी का। तो आप आज की बात कर रहे थे ना? जी हाँ जी, हाँ जी प्लीज। व्हाट इज द डेट टुडे? 23rd फरवरी। 23rd फरवरी। आपके Yes. सामने है, जी हाँ हाँ है सर। बताइए। जी। इसमें सन को तो सन एक्वेरियस 10 डिग्री 13 सेकेंड जी 0 मिनट। सनराइज का समय, सनसेट का समय, सनराइज सनराइज का समय है, सनराइज है 7:06 राइट? और हाँ। सनसेट सनसेट है 6:39:38 PM 18:39। राइट? यस अब सर। आप जो है, मान लीजिए अगर आपको हम पूछें कि लगभग 14 डिग्री एक्वेरियस का कब राइज होगा, तो आप क्या बता सकते हैं? क्या अंदाजा लगेगा आपका? ये 4 डिग्री बढ़ेगा, मतलब अब 4 डिग्री बढ़ेगा तो अब ये इसमें इनका डिफरेंस है करीब 11 घंटे का सनराइज सनसेट का। मतलब इसका जो मान है वो करीब लगभग 11 घंटे नहीं, मतलब ये 6:39 हो गया है, 7:06 हो गया, तो 11 घंटे 40 मिनट। अभी आपको एक बात बता दें, हाँ ये जो 10 डिग्री दिए हुए हैं, हाँ सर। ये 10 डिग्री दिए हुए हैं 22 तारीख के रात के 12 बजे के। ओके, अच्छा सर। यानी 23 के सुबह के। अच्छा ये सनराइज के टाइम के नहीं है सर? तो ये 7 घंटे में सन का जो मूवमेंट होगा वो आपको उसमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा ये तो कैसे 24 घंटे निकालेंगे? में 26 मिनट मूव हो रहा है, तो यानी ये लगभग 7 घंटे में, बताइए कितने, 7 मिनट मूव होगा, 7.25 मिनट, ठीक है? तो 10 डिग्री 7 मिनट पर 10 डिग्री 7 मिनट के करीब करीब सूर्य होगा सनराइज के समय पे, राइट? अच्छा सर, ये कैलकुलेशन समझ में नहीं आया आपने जो किया। ये आपका कहने का मतलब ये जो सूर्य की डिग्री दी गई रात में 12 बजे की दी गई है? 22 के रात के 12 बजे की, 23 के सुबह की। अच्छा तो 7 घंटे में जो मूवमेंट होगा वो होगा लगभग 7.25 मिनट, राइट? अच्छा, हाउ डिड वी अब कैलकुलेट दिस? अब जब सनराइज के समय 10 डिग्री 7 मिनट और
38 या सवा 40 सात 40 मिनट का सेकंड आप पकड़ कैलकुलेशन लीजिए। कैसे है ये तो समझ आप में बहस मत कीजिए, आप रुकिए। 10 डिग्री सबको लिखने दीजिए। 10 डिग्री 7 मिनट और 38 के आसपास है। आप 40 सेकंड्स पकड़ लीजिए। 10 7 40 इस पोजीशन पे सूर्य है सनराइज के समय लगभग, राइट। अब इसे अगर 4 डिग्री How आगे did we जाना है तो calculate this, 16 सर? मिनट जो आगे आपने जाएंगे। 7 मिनट का कैलकुलेशन किया ना सर, रात को 12 बजे 10 डिग्री है ये। दिस टाइम इज गिवन एज एट मिडनाइट का टाइम देते हैं आपके हिसाब विल यू से प्लीज दिन के। आइडेंटिफाई योर सेल्फ। आई एम राकेश गर्ग। राकेश जी, हाँ सर। 7 मिनट 7.15 मिनट के आसपास ही आगे जाएगा सूर्य 7 घंटों में, ठीक है। हाँ हाँ तो ये 7.15 मिनट कैसे आया सर, यही तो पूछ रहा हूँ मैं, ये अरे भाई कैलकुलेशन। 12 बजे से सुबह के 7 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 7 घंटे होते हैं। हाँ तो अभी आप एक सिंपल फंडा कीजिए ना। ये 1 डिग्री का प्रॉपर मूवमेंट है, राइट। 1 डिग्री इज मूविंग, राइट, in 24 hours. So at an average, you take how many degrees it has to be progress. Simple. That is what I'm trying to tell you, and that is what I told you at the start. It has to be around 4 minutes, right, per hour. So it will go 28. हाँ 28 मिनट हो गया ना, 4 मिनट पर आवर हो गया तो 28 मिनट हो गया, ठीक है। 28 मिनट से कीजिए आप। 28 मिनट से क्या 10 डिग्री 28 मिनट हो गया फिर ये। तो आपको 10 डिग्री पे आने को, यानी हमारा सवाल क्या था आपसे? तो सनराइज के टाइम 10 डिग्री 28 मिनट 13 सेकंड हो गया ये हो गया। अब सनराइज हमने के टाइम आपसे 23 तारीख को। हमने आपसे क्या सवाल किया था? हमारे सवाल पे आप आइए। अभी 10 डिग्री है ना, तो हाँ, 14 10 डिग्री कब राइज होगी? ये हमारा सवाल था ना। हाँ बिल्कुल। सनराइज पे क्या डिग्री होगी? सनराइज कितने बजे? नहीं, सनराइज पे क्या डिग्री होगी ये ठीक है। हाँ 14 डिग्री क्या है? एक्वेरियस की कब राइज अभी होगी? जो सनराइज का आया 10 डिग्री 28 मिनट। अभी आप हमें ये बताइए 14 डिग्री कब राइज होगा? हाँ यस। तो वही 4 मिनट पर आवर हो गया है। तो 4 मिनट्स पर आवर। अभी आपने बताया सर जो 28 डिग्री किया, तो रात 12 बजे का टाइम है, सुबह सनराइज का टाइम के लिए। तो ये 10:28 हो गया सनराइज के समय, राइट। हाँ ये 10:28 हो गया, बिल्कुल ठीक है सर। अब 14 फिर डिग्री पे आना है अपने को। 3:32 राइज होने में कितना टाइम लगेगा? 3 डिग्री 32 मिनट 32 3:32। अच्छा अब अपना 4 मिनट चलता है पर आवर। सर 27 फरवरी को 14 मिनट के करीब करीब जाएगा ना। यस सर। वेरी सिंपल। 23rd को 10 डिग्री है, तो 4 डिग्री मतलब 14 डिग्री पे जाने के लिए 4 दिन लगेंगे, तो 27 फरवरी को होगा। हम असेंडेंट के राइज होने की बात कर रहे हैं। अच्छा आपके समझ में आ रही है सबके? नहीं सर, इसमें तो गोल गोल घूम गए। अब गोल गोल घूम क्यों गए? जैसे ये घूम रहा है मोबाइल में कंप्यूटर में, ऐसे घूम गए। अरे भाई बहुत सिंपल बताया कि जब सनराइज को आपको डिग्री एग्जैक्ट मालूम हो जाती है, उसके मिनट एग्जैक्ट मालूम हो जाते हैं। हाँ तो जी। 10 डिग्री 28 सेकंड आपने बताया। 14 डिग्री में से आप इतना माइनस करोगे तो कितना मिलेगा? हाँ 3 32 मिनट 3 डिग्री 32 मिनट हो गया। 3 डिग्री 32 मिनट मिलेगा। हाँ मिलेगा सर। बस तो मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो कितना मिलेगा? 14 मिनट मिलेंगे ना। 14 मिनट हो गया। हाँ 14 मिनट। 14। तो 14 मिनट बाद, राइट, तो कितने बज के कितने मिनट होंगे? 7:20 मिनट। हाँ 7:06 7:20 मिनट होंगे। 20 मिनट और ये 36 सेकंड दिखाए है ना, तो आप वो मिनट आईडी कर लीजिए ना। ठीक है। तो 7:21 मिनट बराबर।
हाँ जी। सिंपल फंडा है। आप सभी लोगों को समझ में आ रही है बात? भावना जी? जी सर। आपको समझ में आई बात? जी सर, मैं एक बार वापस वीडियो देखूंगी, फिर मेरे को एकदम करेक्ट समझ में आएगा। नहीं आ रही है सर, ये बात तो समझ में नहीं आ रही है कि 14 रुचिका जी मिनट। आपको? सर नहीं आ रही है सर। अरे भाई बार बार रिपीट सिर्फ करने में कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, आप आपके दिमाग से सब कुछ निकाल दीजिए। अभी हम एक ही बार बताएंगे और आपको बराबर समझ में आएगा। हाँ सर, ये 22 सबसे बढ़िया है। 23 तारीख को जो ये समय दिया हुआ है ना, सन का क्या दिया हुआ है? 10 डिग्री 0 मिनट 1 मिनट डोंट इंटरवीन प्लीज, सबको कंफ्यूजन होगा। 10 मिनट 10 डिग्री 0 मिनट और 13 सेकंड, सही है? हाँ जी, ये सबको बिल्कुल दिखाई सही दे है रहा सर। है? यस हाँ, सर। दे रहा है। अब ये कितने बजे है? 22 तारीख 7 के रात के 12 बजे। 1 मिनट प्लीज होल्ड ऑन, नोबडी विल स्पीक इन बिटवीन। 22 तारीख के रात को 11:59 के बाद, आपको समझ में आई बात? तारीख बदल गई, 23 तारीख हो गई ब्रिटिश सिस्टम से। ये Yes, बात sir. आपको समझ में आ रही है सभी को? यस सर। अब 23 तारीख जब लगी, यानी 22 तारीख के रात को 12 बजे लग गई, वो ये पोजीशन है। अब सूर्योदय कितने बजे हो रहा है ये लिखा है इसके अंदर? हाँ सर, लिखा है 7:06 7:06 सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। सनराइज दिखाई दे रहा है। राइट। अब सनराइज तक सूर्य कितना आगे जाएगा, इसकी एवरेज स्पीड समझने के लिए आपको ये 23 से लेके 24 तक कितना प्रोग्रेस कर रहा है ये देखना पड़ेगा। तो कितना प्रोग्रेस कर रहा है? लगभग 60 मिनट के करीब, 1 डिग्री यानी 60 मिनट के करीब हाँ, करीब है, राइट? हाँ, 1 डिग्री और कुछ डिग्री का। सेकंड है, ठीक है, वो सेकंड हाँ हम जी। थोड़ा साइड में रख देते हैं। ठीक है, अब 25 सेकंड अगर है। 60 मिनट जो है, अगर 24 घंटे में चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना चल रहा है? सही बात, अब समझ में आई सर ये कैलकुलेशन। 60 मिनट 24 घंटे में चल रहा है, बिल्कुल ठीक बात है सर। हाँ, तो आप कीजिए डिवाइड, 1 घंटे में कितना चल रहा है आप बताइए। 1 घंटे में 24 को उससे भाग देंगे, 1 मिनट 24 से। 60 को डिवाइड करना है 24 से, बोलिए। हाँ, 60 को 24 से डिवाइड करना है। 2 डिग्री और ये 12 आया, 12 में 2.05 2.05 इंटू हाँ। 7 कीजिए, क्योंकि Into 7 7 घंटे करें। बाद हो रहा है सनराइज। 7 दूनी 14:35 हो गया है, तो 14:35 यानी 14 मिनट 35 सेकंड। 35 सेकंड नहीं हुआ ना, आप तो डेसिमल में गए हो, अभी इसमें आओगे हाँ, आप। 05 तो इसमें कितना होगा? 23 हो जाएगा, 23 मिनट हो जाएंगे। 14 मिनट 23 सेकंड हो जाएंगे ना। अरे 14 मिनट 23 सेकंड होंगे। बराबर है? अप्रोक्सीमेटली 1/3 आप बोल रहे हो ना, 35 अप्रोक्सीमेटली 1/3। हाँ, हाँ। तो 1/3 से थोड़ा ज्यादा ही लिया, 1/3 कितना होता है? 22। 22 भी नहीं होता, उससे कम ही होता है, तो भी हमने 23 पकड़ लिया। चलिए, 20 होता है, हमने 23 पकड़ लिया। ठीक है। तो सर वो 2.5 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया था ना, क्योंकि 7 आवर्स हो गए उसके बाद। नहीं, 2.05 था वो, 2.5 नहीं था, 2.05 था। क्योंकि वो राइट। क्या, अब आप उसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आएगा 14.35। अब ये डेसिबल में जो 35 है, ये हम 1/3 अगर यहाँ पकड़ेंगे तो 20 होता है, थोड़ा सा ज्यादा है तो हम 23 पकड़ लेते हो, तो 23 सेकंड। ठीक है। यस सर। राइट। तो 10 डिग्री 14 सेकंड और 10 डिग्री 14 मिनट और 23 और 14 मिनट 36 सेकंड 36 सेकंड। राइट। अब ये सूर्य की पोजीशन होगी सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय, सनराइज। अब आपको अगर ये देखना है कि 14 डिग्री कब पहुंचेगा असेंडेंट, तो उतना आप माइनस करोगे तो कितना गैप बचेगा? 14, तो ये हो गया 3:32, नहीं 3:35 और 24, 3:35 24।
अब तीन एग्जैक्टली आ गया 35 24, 3:35। हाँ, ये 3:35 इसको 24 4 आ से गया। मल्टीप्लाई कीजिए। इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 12 और ये 140 का मतलब 12 और 1 13 1 14, ये 14 मिनट हो गए 14 20, और हाँ 14 20 और ये 24 तो 24 क्षण में। तो वही 7:21 आप पहुंच गए बराबर। हाँ 7:21 पहुंच गए सर, तो वहीं आ गए आप। बिल्कुल वहां आ गए। तो सभी को समझ में यस आई ये सर। बात? हाँ, अब ये कैलकुलेशन मेरे को तो समझ में आ गई सर, औरों का नहीं है। देखिए, सूर्योदय के समय सूर्य जिस डिग्री पर होगा वो आपको डिग्री एक बार मालूम हो गई, और उसके आगे असेंडेंट जाने वाला है बराबर। बराबर 14 सर। डिग्री तक हमने मांगा, तो हर डिग्री के 4 मिनट और प्लस जो छोटा मोटा गैप होगा वो एडजस्ट करके आपको 14 डिग्री कितने बजे राइज होगी वो मालूम हो जाएगा। आई बात समझ में सबको? वो समय को आप ये 7:06 को ऐड करोगे तो आपको एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगी 7:21। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, कोई सवाल? सर इसका कोई नहीं, सॉफ्टवेयर लेकिन सर इसमें डेट भी तो बदल गई ना सर, ये तो 3 दिन 4 दिन बाद होगा ना इंसिडेंस, तो आप तो सेम डे का 4:21 7:21 पे आए। हमारा सवाल क्या था राकेश जी, पहले ये बताइए। ये जो है ना 14 डिग्री कब आएगा? 14 डिग्री कब राइज होगा? हाँ 14 डिग्री तो कब 10 राइज 10 होगा? डिग्री के तो 10 डिग्री के 24 घंटे के बाद होगा क्या 14 डिग्री राइज, या 4 दिन बाद होगा राइज? अगर 10 डिग्री 14 सेकंड जो भी है वो ये सर 10 डिग्री ये रात को 12 बजे 22 तारीख को है, और 1 डिग्री चलने में 1 दिन लगा रहा है ये। अरे भैया, 4 डिग्री चलने में तो सूर्य कितने बजे राइज हो रहा है? सूर्य तो सुबह 7:06 पे राइज हो रहा है। हाँ, तो हमने है बोला ना? 14 डिग्री कब राइज होगी? हाँ 14 डिग्री कब राइज होगी? तो सूर्य के पहले होगी कि सूर्य के बाद होगी? नहीं, सूर्य के बाद ही होगी, नेचुरल बात हो तो। कितने, 4 दिनों बाद होगी? नहीं 4 दिन बाद तो, क्योंकि पूरे दिन में ही 1 डिग्री मूव कर रहा है ना सर। आज 22 तारीख की रात में 10 डिग्री है और 23। अरे हम सन के मूवमेंट की बात कर रहे हैं क्या? अच्छा, नहीं सन के 14 डिग्री कब राइज होगी ये सूर्य के हेल्थ से आपको कैसे पता चलेगा? सनराइज के हेल्थ से, ये सिखा रहे हैं आपको। अरे भैया, गाड़ी को जाना है कोचीन, आप क्यों लेके जा रहे हो जम्मू एंड कश्मीर? हमने अभी क्या चल रहा था, हमारा प्रश्न एस्ट्रोलॉजी चल रहा था। हाँ कौन सी एस्ट्रोलॉजी डिग्री चल कब रही राइज होगी, यही चल रहा था ना विषय। है। हाँ बिल्कुल यही चल रहा तो है सर। 14 डिग्री कब राइज होगी ये हमने बताया ना अभी। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे साहब, 4 डिग्री और बढ़ा तो 14। वो तो हो गई बात, अभी ये बोल रहे हैं कि 4 दिन बाद राइज होगी। नहीं, वो दूसरी तरीके से कह रहे हैं साहब, वो इसलिए कह रहे हैं कि सूर्य का आप जो है, अरुण जी प्लीज होल्ड ऑन, ये बाकी लोग और कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लीज होल्ड ऑन। हमारा विषय ये था कि कौन सी डिग्री कब राइज होगी। अगर आपने राशि, नक्षत्र और उपनक्षत्र का कॉम्बिनेशन अगर ढूंढ के निकाला है तो वो डिग्री ढूंढने का एक आसान तरीका बिना किसी झंझट के हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो सूर्य जब राइज होगा वो कितने डिग्री पे होगा, क्योंकि रात के यानी 22 के रात के 12 बजे यानी 23 की सुबह वाले 12 बजे, दोपहर नहीं, उतने घंटों में ये कितना आगे जाएगा, और उस डिग्री पर वो 7:06 को राइज होगा, और वो जो है 10:14 पर होगा लगभग। और उसके बाद की जो 14 डिग्री जो हम चाहते हैं कि कब राइज होगी देखने के लिए, वो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी 7:06 को कितना समय ऐड करना पड़ेगा ये मालूम करने के लिए कि वो 14वीं डिग्री कब राइज होगी। इतना सिंपल बात थी। तो जब सूर्योदय के समय सूर्य की डिग्री हमें मिलेगी तो हमें मालूम होगा कि सूर्य इतने डिग्री पर था, और वहां से लेकर के 14 डिग्री तक कितना डिफरेंस है, उसमें 4 डिग्री पर मिनट के हिसाब से कैलकुलेट करने पे आपको एग्जैक्ट मिनट मिलेगा।
एग्जैक्ट घंटे एग्जैक्ट मिनट मिलेंगे कि वो डिग्री कब राइज होगी। इतना ही हमारा विषय था। सूर्य कितने दिनों में कितनी राशियां पार करेगा और कितने सालों में कहां जाएगा या कितने महीनों में किस राशि में जाएगा, ये हमारा विषय नहीं था, ना है अब। सभी को समझ में आ रही है बात? हेलो सर इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं है क्या सर, कैलकुलेशन? ये सॉफ्टवेयर का तो जरूरत ही नहीं है ना उसके लिए। ये तो बिना सॉफ्टवेयर वाली कैलकुलेशन समझा रहे सर। सॉफ्टवेयर में सब अपने आप आ ही जाएगा, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। आपको अगर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर तो ही है, लगने वाला है तो फिर अपने को इजी समझ क्या ही रह गया जाएगा। उसके अंदर? ये तो फिर उंगलियों तो पे अपने को, कैलकुलेट करने जैसी तरीका हमने आपको बताया है। जैसे पुराने देसी लोग किया करते थे, पंडित लोग, वो तरीका समझाया कैसे कैलकुलेट करते थे। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। अरे सर, मेरे को एक चीज और पूछनी थी। सर इसको है ना सुबह मॉर्निंग में 23 तारीख को मॉर्निंग में यही टाइम 7:06 की गोचर कुंडली बनाएंगे तो सनराइज की डिग्री नहीं पता चल जाएगी। आप एक बात बताएंगे भावना जी मुझे? जी सर बोलिए। बिना कोई झंझट वाली मुंह जुबानी उंगलियों के ऊपर अगर काम कर पाए बिना किसी मोबाइल के, हाँ सर। शॉर्टकट तरीका हम आपको सिखा रहे हैं, आप फिर हाँ कैलकुलेटर और मोबाइल और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हो। जी सर, आपकी बात सही है सर। हाँ, बाकी तो आप लैपटॉप भी लेके घूमिए, मोबाइल भी लेके घूमिए, आपको तो कोई रोकता नहीं है। सही है सर। हाँ हाँ, अरे राकेश सर जी आप पूछ रहे थे कुछ? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे पंचांग में जो भी चीजें होती है वो तो सुबह सूर्योदय के बाद से होती है, तो ये केपी पंचांग जो आपने ये बताया है, इसमें ये जो भी टाइमिंग या डिग्री दी होती है वो रात को 12 बजे की होती है। हर जगह ऐसे नहीं है, केपी के भी अलग अलग पंचांग आते हैं। हम जो ग्रुप में अच्छा। शेयर करने जा रहे हैं उसमें हाँ। सुबह का पंचांग होता है, सुबह 5 बजे का समय दिया रहता है। अच्छा। वो मराठी में होगा, यानी जिन्हें हिंदी पढ़ने आती है उन्हें, अब डिजिट्स हैं, अंक हैं, वो तो मराठी क्या और वो हिंदी क्या, वो तो सेम ही है। राशियों ठीक के बात नाम है। भी वही हैं, ग्रहों हाँ। के नाम भी वही हैं। हम्म। ठीक है, तो वो हम शेयर करेंगे, तो आप लोग वो मंगा सकते हो। ऑनलाइन अवेलेबल हो तो ऑनलाइन, या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके और वो बाय पोस्ट भेजेंगे फिर आपको, अगर हार्ड कॉपी होगी। ठीक है, और किसी का कोई सवाल नहीं? तो आप सभी से एक और विनंती है हमारी, हमने आप लोगों के लिए, क्योंकि कल चर्चा हो रही थी राहु की दृष्टि पर, प्रैक्टिस पर काफी सारी चर्चा हुई, तो हमें ध्यान में आया कि हमने प्रैक्टिस करके कुछ मतलब नहीं, हमने 33 साल रिसर्च की है उसके ऊपर, हमने 33 साल प्रैक्टिस ही की है पूरी लोगों के चार्ट्स के ऊपर। आप लोगों का प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो ये सारे जो चीजें हैं, इसके लिए टाइमिंग ऑफ इवेंट्स के जो हमने वर्कशॉप किए, उसके 3-3 वीडियो आपके पास दिए हैं हमने, हाँ, आपने लिंक दिए शेयर सर। किए हैं। आप हाँ उसको जी। बार बार सुनिए, 2 बार 4 बार, आपके पास 4 दिन है। 2022 की घटनाएं उसमें दी हुई हैं। 2022 के लिए हमने पंचांग शेयर किया इसके 2022 का, ताकि आप उसे क्रॉस टैली कर सके, ग्रहों की मूवमेंट, गोचर मूवमेंट। और ये जो हमने आपको जानकारी कल दी थी उसका वीडियो का लिंक भी आपके साथ शेयर किया, ताकि आप दोबारा रिफ्रेश हो जाएं और फिर ये टाइमिंग ऑफ इवेंट्स का वर्कशॉप देख लें और प्रैक्टिस आप खुद करें। आप हमें जवाब दें कि हमने जो आपको एक्सप्लेन करने की आपके सामने जो जानकारी रखी, ये आपको कितना, आप उसके ऊपर काम कर पा रहे हो, आप कितना समझे हो, ये समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि ऐसा होगा ना कि हमने तो सिखा दिया, आपको तो समझ में आया नहीं, तो वो तो होना नहीं चाहिए। तो इट इज नेसेसरी कि आप प्रैक्टिस करो। इसके लिए आपको 4-5 दिन पहले ही हमने पूरा डेटा दे दिया। आपको जब समय मिले आप प्रैक्टिस कीजिए। हम ये नहीं बोलते हैं कि दिन में 4-4, 6-6 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, कोई जरूरी नहीं है। सैटरडे संडे आपको ज्यादा समय मिले, आप ज्यादा प्रैक्टिस तब कीजिए। लेकिन हाँ, एक जरूरी है कि हम जो प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के हमारे जो सेशन होंगे अगले हफ्ते में 4 या 5, उसमें आप सभी लोगों से हम सवाल करेंगे, ताकि हमें जानकारी प्राप्त हो कि आप कितना समझे हो और हम आपको समझाने में कितना यशस्वी रहे हैं। बार बार पूछने के बाद, आपकी क्वेरी जानने के बाद, हर क्लास में 2-2, 3-3 बार आपसे एक स्टेप बताया तो क्वेरी पूछी, दूसरा स्टेप बताया तो क्वेरी पूछी, क्लास शुरू हुई तो क्वेरी पूछी, क्लास खत्म होने के पहले क्वेरी पूछी है। तो अब आपसे जवाब तो हमें अपेक्षित होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो इस हिसाब से
आप सभी लोग उस तैयारी में रहिए। अगले हफ्ते के जो 4-5 सेशन होंगे उसमें राहु केतु के थोड़े विषय होंगे और बाकी ये सारे प्रैक्टिस सेशन होंगे।